इस वक्त हम बड़ी मशहूर मारूफ ख़ानदानी और समाजी शख्सियत मोहतरमा बेगम नवाब नानपारा के घर के सामने खड़े हुए हैं। हम उनके घर के अंदर जा रहे हैं और इस वक्त मैं उनके घर की पौड़ियाँ सीढ़ियाँ तय कर रहा हूँ। ये उनका अंदरूनी घर शुरू हो गया है और ये बहुत बड़ी एक हवेली नुमा घर है। इनके घर की सीढ़ियाँ चढ़ने से मुझे कोई थकान नहीं हो रही, बड़ी आरामदेह सीढ़ियाँ हैं। हम सीढ़ियों से दाएं जानिब को मुड़े हैं तो कॉरिडोर है। कॉरिडोर से इस वक्त मैं इनके ड्राइंग रूम में आ गया हूँ, जहाँ चंद लम्हों के बाद बेगम साहिबा हमसे मुलाकात करने वाली हैं। आपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई, जगह जगह से उन पर इतनी मेहनत की, उनको इंसानों के बच्चों की तरह पाला जैसे लोग अपने बच्चों को पालते हैं, एक माँ की तरह। इतनी मेहनत क्यों की आपने बच्चों पर? क्या बहुत मुश्किल बच्चे पैदा हो गए थे आपके यहाँ? आपका क्या ख्याल था मैं बच्चों को घटिया तालीम दिलवाती, सारी दुनिया से अड़ोस पड़ोस से थू थू था करवाती? क्यों? आप तो यही चाहते होंगे ना, दिल में ठंडक पड़ जाती है आपके। बेगम साहिबा, बड़ा ज़ातीता सवाल है। आपने अपने बच्चों को बड़ा मेहनत से पाला, उन्हें धूप से बचाया, पानी से बचाया। क्या वो अखबार के बने हुए थे? आपने बच्चे इतने मुश्किल से पाले, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनको सुधारा। क्या बहुत गलत किस्म के बच्चे आपके यहाँ पैदा हो गए थे? मेहनत से पाला, मेहनत से नहीं पाला, इन बातों का मैं समझता हूँ इंसान के पैदा होने से या पलने से क्या ताल्लुक है। जिन बच्चों पे मैंने मेहनत नहीं करी वो भी पल गए, जिन पे मेहनत करी वो भी पल गए। तो क्या बताती है साइंस कि मेहनत करो ना करो, जिसने पलना वो तो पल के रहेगा, वो तो पलेगा। आस्तीन में सांप नहीं पलते। मगर तालीम याफ्ता बच्चे माशरे में अलग ही नज़र आते हैं, जैसे मुर्गी के अंडों में बत्तख का अंडा। बिल्कुल अलग। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। उसकी वजह क्या है कि पढ़े लिखे बच्चे अलग नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नजर डालें असेंबली के ऊपर तो आपको पता चलेगा ऐवान में बैठे हुए लोग जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन करके गए हैं, उनको पीपल्स जो हैं उन्होंने उनको इलेक्ट किया है, वो अंदर गए हैं। ऐवान में पढ़े लिखे लोग एक दिन चैन से नहीं बैठे हैं, एक दिन यकजा होके नहीं बैठे, हाथों में हाथ डाल के नहीं बैठे। किसी ने नहीं सोचा अवाम का क्या होगा। हाँ जी, इनको तालीम ने ये सिखाया है कि बेटा इकट्ठे नहीं बैठना। दफ़ा 144 लगी हुई है, अलग अलग बैठो, अलग अलग अपनी 3-3, 2-2, 2.5 ईंट की मस्जिदें बना लो। समझ गए ना? तो इस तरीके से तालीम ने उनको जुदा जुदा होने का दर्स दिया, सबक सिखाया, एंड दे आर एजुकेटेड। बेगम साहिबा, घर की शॉपिंग, सौदा सलूद वगैरह वगैरह, दूध वूध, पानी वानी, ये वो सब कुछ आप खुद लाती है? नहीं बुढ़ाइच, ये तुम्हें किसी ने गलत न्यूज़ दी है। असल में तो सारी घर के ऊपर होल्ड ही मेरी नहूस मनूस बहू का है। कमबख्त तुम्हारी लिस्ट वो बनाती है, शॉपिंग मैं करती हूँ। इट मीन्स बहू का आपके ऊपर फुल टोटल कंट्रोल किस्म का कॉन्फिडेंस है। भरोसा नहीं करती मुझ पे, मेरे साथ नौकर भेजती है, वो मेरे साथ साथ रहते हैं, दिन हो या रात हो। शाम हो जाए मैं कई कोने में जाके पैसे नहीं गिन सकती, इतने जलील नौकर मेरे साथ होते हैं, मुझ पे नज़र रखते हैं। अंधेरा हो जाए तो टॉर्चे मारते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा मीठा सा सवाल है, शुगर कोटेड है। क्या आपको सोने से प्यार है? हाय बेटा, क्या बात करती बड़ा है। ये बहू तो सोने ही नहीं देती, इतनी चीखो पुकार, म्यूजिक, डिस्को, पार्टियां, गोल गप्पे, हप्पे लप्पे, मैं पागल हाँप जाती हूँ। चुप कर, अरे चुप कर जाओ, अरे चुप कर जाओ। अजान हो रही है मगर नहीं रुकते। मैं अजान के टाइम पे रुक जाती हूँ, उसके बाद शुरू होती हूँ। आप मेरी बात को समझ नहीं सकी। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा, मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ वो जो जेवरात वाला सोना होता है। जेवरात? आई हेट सोना, धात, ये कुछ भी नहीं है। यहीं पर रह जाएंगे सारे जेवरात। इंसान का किरदार इंसान के साथ जाता है। अजनबी, तुम्हें क्या पता, मैं जिस दिन पहले दिन आई थी, ऑल गोल्ड जो मेरे पास था
मैंने सारा का सारा अपनी बहू को ट्रांसफर कर दिया। इलाके के नाजिम को बुलाया, मैंने कहा देखो भाई तुम सामने बैठो और बैठ करके अपने हाथ से मेरी बहू को सलामी दो। उसने वालेकुम सलाम तक नहीं कहा, सारा गड़प कर गई जेवर मेरा। वाह वाह, कितनी शानदार रिवायत कायम की है आपने कि आपने एक सास होने का हक अदा कर दिया, यानी कि सारे जेवरात बहू के नाम ही कर दिए। देखो बेटा, इस रिवायत में भी एक साइंस है, तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या छुपाना, वरना पड़ेगा पछताना पखैर आगले या कुर्बान। तुम तो समझते हो इस मिसाल को, बुजुर्गों ने ऐसे ही तो नहीं कहा। अब बात यह है कि लोग कहते हैं कि घर में सोना होगा तो डाका पड़ेगा, और आजकल तो पता है डाकू क्या करते हैं, कब बखत मारे, ये तो डाका मारते ही मारते हैं, बंदा भी मार के चले जाते हैं। अभी पिछली गली में डाका मारा, औरत चिल्लाई मेरे जेवर, छुरी मारी उसके सामने, आ गए देवर, उनको भी छुरी मारी, फिर कह रही है मेरे जेवर, थोड़ी देर बाद कह रही है मेरे देवर, सभी खत्म हो गया। अब मैंने बहू को जेवर दिए हुए हैं काफी अरसे से, अब इंतजार में बैठी हूँ कब डाकू आए। सुना है जेवरात वाली को भी मार जाते हैं, बस एक चांस लिया हुआ है। हाँ, बस अब तो चला नहीं जाता। अब पूछिए बड़ाज भाई, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ। आप सुबह कितने बजे बेदार होती हैं? हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ चंदा मेरे। आप क्या अखबार फेंकने जाती हैं? शट अप! अखबार फेंकने? मैं किसी हाकर की बीवी हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अखबार फेंकने जाती हूँ? मैं 4 बजे उठ के अपने गुनाहों की तौबा करती हूँ, उसके बाद मैं नौकरों को उठाती हूँ, मुर्गे को जगाती हूँ, नौकर नाश्ता बनाते हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, फिर हम सब मिल करके बेगम साहिबा को, जो हमारी बहू रानी है, उनको हम नाश्ता देने के लिए जाते हैं। मेरी तो जिंदगी तबाह कर दी इस बहू ने। जब से आई है मैंने सोचा था हाँ मैं प्यार देगी, मुझे बच्चों की तरह चाहेगी, मगर नहीं। बस बड़ाई, जब तुम्हारा ही आसरा है, तुमने इस चीज को आगे बढ़ाना है। बहुओं का ये जो पूरा मैसेज है कि बहुएं कितनी सासों पे जुल्म कर रही है, टीवी में दिखाओ ताकि पता चले अहलियान मुल्क को। बस मैं क्या बताऊं, मैं इतनी उसकी खातिर करती हूँ, सुबह उठती हूँ, बागों में पागलों की तरह घूमती हूँ, उसके लिए फूल तोड़ के लाती हूँ। तुम्हें मेरे रोने का स्टाइल तो पसंद आया होगा। मगर ये सब काम तो बहू करती है खानदानी घरों में। हमारी बहू खानदानी नहीं है। तो आपने अपने बेटे की शादी खानदान में क्यों नहीं की? वाय? लड़कियां खत्म हो गई थी, ढूंढ ढूंढ के थक गई, बच्चियां बची ही नहीं हमारी, कमबख्त मारियां, सबकी सब शादीशुदा थी। मैं क्या तलाक करवा के उसकी शादी करवाती? बस फंस गई। दिखाते वक्त तो बड़े कहा पैर पकड़ो, सर पे हाथ फिरवा, तुम्हारी माँ की तरह है, जिंदगी भर देखो माँ समझना। ये कस्में लेकर आई थी, और जिस दिन से वो घर में आई मैं उसे माँ समझती हूँ। एक सास के सीने के ऊपर सांप बैठा हुआ है, नाग। बेगम साहिबा, एक सवाल और है मेरा आपसे। आपका खानदान शुरू कहाँ से होता है? हमारा खानदान दरअसल शुरू होता है गालियों से, फिर कपड़े फटते हैं, फिर पुलिस आती है, यहाँ तक जाकर के खानदान खुल जाता है। ये तो एक आला खानदान के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है। आप ये बताएं, आपके शोहर का इंतकाल कैसे हुआ? ओह, that was a tragic moment for me and I was involved in that case. अब मैं तुम्हें तर्जुमा भी करना पड़ेगा बड़ाई, वरना तुम इंग्लिश कैसे समझोगे। बात क्या है कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। शी वॉज इन हॉस्पिटल। मैं उन्हें देखने के लिए गई, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। मेरी एड़ी कटवा दूं, मेरा दिल करता है अपनी एड़ी। उस एड़ी की जो सैंडल की एड़ी थी वो ऑक्सीजन की नाली पे सेट हो गई। ऑक्सीजन बंद, आंखें बंद, सांस बंद, मुंह बंद, वो भी बंद, इंतकाल कर गए। बहू ने काना फूसी की कमबख्त मारी ने, और ना जाने पुलिस को क्या बयान दिया। आधे घंटे के बाद मैं भी बंद। वो तो मेरे शैतानी दिमाग ने चरखा चलाया, और फिर मैंने पुलिस की मुट्ठी गर्म करी
तो फिर पुलिस ने अपनी की आंखें बंद, तब कहीं जा करके मैं तुम्हें आज बेटा इस बाइज्जत हुलिये में नजर आ रही हूँ, वरना तुम मुझे टिफिन में खाना लेके जेल में मिलने आते। आपकी बहू का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, आई मीन सलूक कैसा है? अरे बेटा, खुदा को जवाब देना है। अपनी माँ की तरह समझती है और उसकी माँ मर चुकी है। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर बेटे की शादी हो जाए तो वो माँ और बीवी के दरमियान में तकसीम हो जाता है। आपने अपने बच्चे को तकसीम किया है या ज़रब दी है? कितना भी रो लूं, ये मेरे ऊपर कंट्रोल है कि मैं आंसू नहीं निकलने देती। मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा, कमबख्त मारे ससुराल वालों को खुदा आग लगाए, उनमें मेरा बच्चा जा करके साला सालियों में तकसीम हो गया। हाय हाय, लंगर की तरह लूटा उन्होंने। कमबख्त मारो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हाय हकदार तरसे, अंगारे बरसे। अल्लाह मेरी जबान, अल्लाह तू देखेगा, अल्लाह तू देखेगा, अल्लाह तू देखेगा। बस बेगम साहिबा, क्या ऐसा मुमकिन है कि इस जिंदगी में आपकी बहू से मुलाकात हो जाए? हाय वो उठे कमबख्त मारी तो होना मुलाकात, वो तो अभी उठेगी नहीं। तौबा बेटा, ये तो बम चल जाए नहीं उठती। तो इस्तग़फ़ार, कई मरतबा बच्चों से धमाके करा के इसको उठवाया, ये नहीं उठती। अब उठेगी 2:30, 3, 4 बजे खामंद के आने से पहले, फिर तैयार होकर बैठ जाएगी। उसके सामने जा करके ना बावर्ची खाने में सालन में 2-3 दफा यूं चमचा घुमा के ये साबित करेगी उसी ने पकाया। पकाती मैं हूँ। आंसू तो नहीं निकले होंगे बेटा मेरे? हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बहू जो है वो नींद से बेदार हो चुकी है? आए हाय, बच्चे के पागल समझा हुआ है। होल्ड है मेरा भी, मेरे भी मुखबर है नौकरों में, फटाफट बताएंगे, वरना मैं इतनी बेध्यानी से बैठ सकती हूँ? आदमी लगाया हुआ है मैंने वहाँ। जैसे अगर उठेगी हमें फट पता चलेगा, फट से मैं भागूंगी। मैं भागूंगा तो तुम भी भागना, खिड़की से निकल जाना। मैं अपने ऊपर इल्जाम ले लूंगी, वो मुझसे पूछेगी कौन था, मैं थोड़ी बताऊंगी। बेगम साहिबा, कुछ अपने खानदान के बारे में बताएं आप। हमारा खानदान बहुत मुश्किल से हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा, क्योंकि पैदल आ रहे थे सब लोग। हमारी कहानी बगैर गानों के बहुत दिलचस्प है। मैंने अपनी कहानी में कोई डांस नहीं आने दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा, कहानी में डांस आएगा, डांस कट जाएगा, कहानी अधूरी रह जाएगी। हम 7 बहनें थीं। पहली बहन की शादी तय हुई, वो शर्म से ही मर गई, हम किसी को बता भी नहीं सके। फिर दूसरी बहन की शादी हुई उसी बहनोई से, क्योंकि वालिद साहब हमारे ज़बान के पक्के थे। उन्होंने कहा जब तक तेरा घर नहीं बसेगा मैं तेरी शादियां करवाता रहूँगा। नतीजतन दूसरी शादी उन्हीं बहनोई से हुई। हनीमून मनाने के लिए हस्ब मामूल पहाड़ी इलाके पे चले गए। ये लोग पता नहीं हनीमून ज़मीन पे क्यों नहीं मनाते, पहाड़ों पे क्यों मनाते, आखिर ऐसा क्यों होता है? हालांकि मैं खुद भी पहाड़ी इलाके में गई थी। बाजी पहाड़ी इलाके में गई, भाईजान ने नया तरीका सोचा, क्यों ना पैराशूट से ज़मीन पे उतरे। मैं तुम्हारा घूंघट ज़मीन पे पैराशूट से उतर कर ही उठाऊंगा। लो जी, पैराशूट से दोनों कूदे, बाजी ने पैराशूट ही नहीं खोला। मगर क्यों? वो भाईजान को सरप्राइज देना चाहती थी कि देखो मैंने तो पैराशूट ही नहीं पहना था। बस ये सरप्राइज उनका आखिरी प्राइज बन गया। सर के बल नीचे गिरी, उनका सर तरबूज की तरह, बस एक आवाज आई भड़च, और बाजी अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर हस्ब मामूल रिवायत को बरकरार रखते हुए तीसरी बहन की शादी भी उसी खूनी भेड़िए से हुई। तीसरी बहन की शादी जब उनसे हुई तो मैं चीखी चिल्लाई कि जुल्म है, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। और तीसरी शादी जब मेरी बहना की हुई तो मनूसत के पहाड़ टूट पड़े। बारात पे 60 सेकंड के बाद ही डाका पड़ गया।
डाकुओं ने पूरी बारात लूट ली। आपू से कहा कि आपू आप जेवर दे दे। आपू ढीठ की बच्ची मानी नहीं, अड़ गई डाकुओं के सामने, तन के खड़ी हो गई। मैं जेवर नहीं दूंगी, जान दे दूंगी। उन्होंने जान ले ली। चले अल्लाह का शुक्र है जेवरात तो बच गए ना। कहाँ बचे, बाद में वो भी लूट लिए। क्या आप ये कहानी पूरी सुनेंगे, मेरी जान लेके छोड़ेंगे क्या आप? फिर चौथी शादी, चौथी बहन की शादी भी उसी दरिंदे से हुई। 3 बहनें खा गया हमारी, फिर अब्बू ने उसी से शादी की। मेरा एक आपसे बड़ा आजिज़ाना सवाल है कि आखिर हर बहन की शादी उसी शख्स के साथ क्यों हो रही है? आखिर उनका इतना खर्चा जो हो रहा था, इतना खर्चा उनका हो रहा था, अब्बू ने जबान दे रखी थी और बहनों ने वकील से दावे के कागजात पूरे कराए हुए थे कि मैं अपना खर्चा लेके रहूंगा, इसलिए चौथी शादी उनसे हुई। एक्चुअली हमारे बहनों का पेट्रोल पंप का बिजनेस था। आप ही घर में मौजूद थे, खुशियों की शादियां बज रहे थे। उस दिन पानी की हड़ताल हो गई। ऑयल टैंकर पेट्रोल लेकर के आया, बाजी समझी पानी आ गया, पानी आ गया। बज्जो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई बज्जो, उन्होंने पेट्रोल का टैंकर का पाइप खोला और खूब नहाई। उस मासूम समझी कि पानी आया है। इतनी नहाई, इतनी नहाई, इतनी नहाई कि शराबोर हो गई। और उसके बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए चूल्हे के सामने बैठी हैं। बस एक आवाज आई है, धक। सारे लोग धक से रह गए, दंग से रह गए। उसके बाद 5वीं, 6ठी हर बहन की शादी उनसे हुई। मैं 7वीं थी। मेरे टाइम पे पापा ने उनको वार्निंग की कि दिस इज लास्ट गर्ल, इसके बाद मेरे पास लड़कियां नहीं है, तुम्हें जिंदगी में इंसिडेंट से एहतियात करनी है। लिहाजा मेरे हस्बैंड ने एहतियात करी और मैं आज तक हयात हूँ और खुश हूँ। और आखिरकार हम किचन में पहुंच गए। एक मरतबा फिर किचन में बेगम साहिबा ने मुझे गाजरें काटने को कहा और लहसुन छीलने को कहा। खुद प्याज उठा के लाई और मुझे काटने को कहा। ये बेगम साहिबा का किचन है जहाँ हम इस वक्त आपके सामने हैं। देख रहे हो ये जो तरकारी पड़ी हुई है, सब्जी, ये मुझ बदनसीब के लिए मेरी बहू ने रखी है कि मैं आऊंगी और वो सो रही होगी ऐसी चला करके और मैं फिर ये पकाऊंगी। मेरी उंगली में कट लगा हुआ है, मैं करेले तो बना ही नहीं सकती। चलो शाबाश, तुम लोग इस तरह करो, करेले और खीरे वगैरह काटो और मैं तुम्हें फिर इसकी तरकीब बताती हूँ। फिर इनको भगोने के अंदर रख के ना, इनको हल्का सा भगार दे के तो फिर इनको चढ़ाओ चूल्हे पे। चलो शाबाश, अब आ ही गए हो तो चलो शाबाश, चलो शाबाश, शाबाश, चलो शाबाश लगाने वाले को मिलेगा, चलो शाबाश। अब क्योंकि बेगम साहिबा ने मौके पे कह ही दिया है कि सब्जियां काटनी है तो काटनी पड़ेंगी, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल मेरे करीब ही पड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें काटने में कोई मुज़ायका तो है नहीं। और मैं वैसे भी पहले बहुत सब्जियां काट चुका हूँ और मुझे सब्जियां काटने का बड़ा तल्ख तजर्बा है, इसलिए मैं ये आपके सामने खीरे काट रहा हूँ। खीरे काटने का सबसे अच्छा जो मज़ा है वो ये है कि इसे अगर आप आँख पे रख लें तो आँख में ठंडक हो जाती है। और अब हम प्याज की तरफ आए हैं। अगर हम प्याज काटेंगे तो हमें खीरा रखने की वजह से प्याज आँखों में लगेगा नहीं। ये प्याज है जो कि मैं काट रहा हूँ। प्याज काटेंगे, प्याज की जलन जो है ना खीरे की आँख पे क्योंकि हमने रखा हुआ है, अगर हम एक और खीरा काट लें और इस खीरे को भी आँख पे रख लें तो एक और एक खीरा मिलके हो गए 2 खीरे। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे रास्ता क्या मेरा बाप दिखाएगा, इसके लिए ये वाला खीरा हम फिर हटा लेते हैं। अब हमें फिर नज़र आ रहा है ये प्याज है, ये तोरी है, इसे अब हमने काटना है। ये बेगम साहिबा का ऑर्डर है। और बेगम साहिबा क्या करना है? सब्जी काटने से क्या होगा, बर्तन कौन धोएगा, मेरा बाप। बर्तन। और हम बेगम साहिबा के कहने पर किचन में आकर बर्तन धोने शुरू कर दिए। चलो फटाफट, वो हरा वाला साबुन हल्का सा घिसा हुआ पड़ा हुआ ना, उससे शाबाश, ताम चीनी के बर्तन उससे धोने हैं तुमने।
और सिल्वर और पीतल वाले जो है ना वो तुमने पाउडर लगा करके धोने, चिकनाई ना रहे बेटा। देखो ये कमबख्त मेहमान भी ऐसे होते हैं, खाना इसी में छोड़ के चले जाते हैं। अब पेंदे के अंदर चिकनाई लगी हुई है तो क्या करे कोई इंसान। चलो शाबाश बेटा, अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के धोना, रगड़ रगड़ के। बर्तन धोते वक्त मुझे शदीद तरीके से आज अपनी बेगम याद आ गई। वो भी मुझसे इसी तरह बर्तन ज़बरदस्ती धुलवा कर फ़क्र महसूस किया करती थी। ये चीज़ मुझे बेगम साहिबा में भी नज़र आई है। उनके चेहरे पर भी बहुत फ़क्र है, बहुत मज़े से हंस रही हैं, इंजॉय कर रही हैं हर चीज़ को। शाबाश मेरे बेटे शाबाश, बहुत अच्छे। रस खिलाऊंगी तुम्हें, रस बहुत अच्छे। आपने ये तरीका दूध की दुकानों पे देखा होगा, कढ़ाई में पानी मिलाने का। इस तरीके से हमने बर्तन धोए और फिर बेगम साहिबा की तरफ मुड़कर उनके आखिरी हुक्म को बजा लाए। बर्तन धुल गए, मैंने देखा, सब्जी भी तुमने काटी, मैंने देखा तुमको कितनी ठंडक मिली मेरे घर में आकर के। खीर तुमने अपनी आंखों पे लगा के उसका इन्फेक्शन खत्म किया। मैंने तुमसे कोई फीस ली नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की तरह। चलो शाबाश, फ्रिज खोलो, बहू सो रही है आहिस्ता से, इसके अंदर मलाई होगी, हो सकता है आम भी रखे हों, तुम आम चूपना, मैं मलाई खाऊंगी, समझ गए ना। चलो शाबाश, फ्रिज खोलो। और हमने बेगम साहिबा के बेहद इसरार पर डीप फ्रीजर को खोला। ओ मेरे खुदा, हर चीज़ मेरी पसंद की, मलाई भी रखी हुई है और बेगम साहिबा ने आम भी रखे हुए हैं। मैं आम और मलाई लेकर के डाइनिंग रूम की तरफ गया ताकि वहाँ बैठकर इत्मीनान से सियासी माहौल में हम खा सकें। अब हम ड्राइंग रूम में जा रहे थे, जहाँ जाकर बेगम साहिबा ने मुझे अपनी जवानी के रोमांस के किस्से सुनाए। बेगम साहिबा, इस चीते की खामोशी बताती है कि आपको शिकार में भी दिलचस्पी रही है। हाँ, मैं बड़ी शिकारी किस्म की हूँ, बहुत तेज़ और तर्रार किस्म की। मैं तो पैदल भाग के हिरन पकड़ लिया करती थी जब मैं जवान थी। लेकिन अब क्योंकि मेरे वो सिचुएशन नहीं रही, मेरे व्हील कैप ख़राब हो गए, मेरे गोडे ख़राब हो गए, घुटनों के अंदर मेरे प्रॉब्लम पड़ गई है, तो इस वजह से मैं अब ये नहीं करती। अब मैं मछलियों का शिकार करती हूँ, वो भी मैं अरेंज करती हूँ, अरेंज। स्विमिंग पूल पर मैंने बड़ी बड़ी मछलियाँ सुट दी हैं उसके अंदर पानी में, और उनको जो है ना फिर मैं शिकार करती हूँ, कांटा डालती हूँ, कोई फंस गई, निकल आए, उसको पका लिया, समझ लिया कि भाई शिकार ही किया है मैंने। हालांकि मुझे लोग मशवरा देते हैं, एडवाइस करते हैं, आप जाएं, दरिया पे जाएं, समुद्र में जाएं और वहाँ जाकर के मछलियाँ पकड़ें, लेकिन उसमें ख़तरा है भाई, बच्ची तो नहीं हूँ मैं मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकूंगी, मछेरे मुझ पे जाल फेंकेंगे, और फिर मैं अगर मतलब शर्म की बात है ना। एक्सक्यूज़ मी, आपको सिलाई कढ़ाई तुरपाई का शौक़ है? मैं वो तेज़ लड़की थी अपने ख़ानदान में, तो बस तकबार, तो मेरी ज़बान कैंची की तरह चलती थी, मुझे कैंची की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। मैंने ज़बान से कपड़ा काटा कुर्र 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 करके, और उसके बाद अल्लाह तो बस तकफ़ार, इतनी तेज़ थी मैं, सीने का मुझे इतना शौक़ था, अगर कोई मुझे कपड़ा नहीं मिलता था तो मैं सिले हुए कपड़े ले करके ना, तो मैं उन्हें फाड़ के तो दोबारा सीती थी, रीमेक करती थी मैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सलीकामंद हैं। देखिए, आपने मुझे अपनी बच्चियों की तरह समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी जज्बात को। आपने मेरी तारीफ़ करी है, थैंक यू वेरी मच। मैं सलीकामंद, हर जगह पे जहाँ भी जाती हूँ मेरा सलीका मशहूर है। मुझे लोग कहते हैं सलीका आपा सलीका, इतना मेरा सलीका, मैं हर कपड़ा सी लेती हूँ। देखिए, मैं शेरवानी सी लेती हूँ, बुरखा सी लेती हूँ, नए से नए डिज़ाइन के दुपट्टे सी लेती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ खुला मुखल्ला कि जो चीज़ आप सीती हैं वो लोगों को पहनना ही नसीब नहीं होती। जैसा कि आपने औरत के लिए बुर्खा सिया मगर उसे पहनना नसीब नहीं हुआ, आपने लड़कियों के लिए दुपट्टा सिया मगर उसे पहनना नसीब नहीं हुआ, आपने वज़ीर आज़म के लिए शेरवानी सी मगर बहुत कम अरसे उन्हें पहनना नसीब होती है। आपकी नहूसत मनूसत को लगातार आपकी इस चीज़ को देखते हुए मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप एक शेरवानी सदर बुश के लिए भी सिए। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? बुश का ड्रेस, आप पागल हो गए? अमेरिका ने मुझे मल्टीपल वीज़ा दिया है, मल्टीपल, और हमारे यहाँ भरोसा नहीं, एक पल, शायद आपका आखिरी पल, और कहाँ मल्टीपल। वाह। बेगम साहिबा, आपको
वतन परस्तों से मोहब्बत है? टू मच लव करती हूँ मैं वतन परस्तों से। आई लव एवरी वतन परस्त। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं उनसे शादियाँ मैंने ढूंढ ढूंढ के वतन परस्तों से शादियाँ की हैं, वतन परस्तों से शादियाँ की हैं। मगर शादियों के बाद पता चला कि वो मेरे दौलत की वजह से मफाद परस्त टोला था वो, और मैं आज तक उसकी वजह से सैड हूँ। अब हम डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि भूख मुझे ही नहीं बेगम साहिबा को भी लग रही थी। वो सोफ़ों में से फोम निकाल निकाल के खा रही थी। शुक्रिया बेगम साहिबा। बेगम साहिबा ने किचन से निकलते ही आम मुझे पकड़ाए और मलाई लेके खुद मेरे सामने बैठ गई हैं। बेगम साहिबा, आपने मेरे मुंह को देखते हुए शायद मेरे लिए आमों का इंतखाब किया है। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो तुम्हारा जो जेस्चर था मुंह का, रियली आई फील इट कि तुम बहुत आम खाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा मुंह ही ऐसे लग रहा है कि अब आम चूसा तुमने कि तब आम चूसा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए आमों का इंतजाम किया जाए और अपने सामने बैठकर बिठाकर आम चुसवाऊंगी तुझे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप रमज़ान किस तरह मनाती हैं? सख्त पाबंदी के साथ, सख्ती करती हूँ बहुत अपने ऊपर, अपनी जान मारती हूँ सारा दिन। दही भल्ले, कचौरियाँ, पूरियाँ, चने, पकौड़ियाँ, अचार, पता नहीं क्या क्या बनाती हूँ। फिर तो अफ्तार में बहुत खाती होंगी आप। नहीं खाती कुछ भी नहीं हूँ। सारा दिन पकाने के दौरान चख चख के ना मेरा दिल ही भर जाता है। आप बहुत स्मार्ट, एक्टिव और चाको चौबंद हैं। लोग तो आपकी बहुत तारीफ करते होंगे। हाँ बस ऐसा थोड़ा सा है तो सही। ज़रा मोहल्ले में ज़रा निकलती बड़ी टिचन टाच हो गई हूँ ना मैं, ज़रा थोड़ी सी आप समझते ना, फुर्तीली तेज सी, बड़ी तेज़ वॉक करती हूँ मैं जब गार्डन के अंदर जाती हूँ। जब से मैं जा रही हूँ गार्डन में ना, तो आप यकीन कीजिए कि इतने मेरे रिश्ते तबस तकफार इतने पैगाम आए हैं, इतने पैगाम आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मुबारक हो, किसी ने आपको शादी का पैगाम दिया होगा। ना ना ना, ये बात नहीं है। बल्कि एक दिन मुझे माली ने बिठा के समझाया कि देखिए अम्मा जी, आप यहाँ आती हैं, आपकी वजह से आप इसमें फिरती हैं पागलों की तरह, आपकी घास खराब हो रही है इस सारे पार्क की, प्लीज़ आप ये ना करें। और फिर मेरे में वो जलन है, हसद है। बहू ने मुझे इतना तपा के रखा हुआ है, मैं 5 मिनट घास के पास खड़ी हूँ, घास में आग लग जाती है, आप यकीन करें। जो मेरी सासू के फनकार से आग भड़क उठती है, इतनी आग मन में भरी हुई है। इस बहू ने मुझे जला के कोयला कर दिया, वरना मेरी रंगत अगर कहीं तुम शादी से पहले देख लेते अजनबी, तुम पागल हो जाते। अब अगर आपको कोई शादी के लिए मजबूर करे तो आपका क्या जवाब होगा? देयर इज नो वे। अब कोई रास्ता नहीं है शादी का, सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है गन पॉइंट। गन पॉइंट पर क्यों? माशरे को भी तो भाई जवाब देना है कि मैं मजबूर थी, वो मुसल्ला था। कभी पुरानी यादें आपको तंग करती हैं? हाय, क्या जिक्र छेड़ दिया। पुरानी यादों से तो बस यूँ समझ लीजिए जिंदगी गुजर रही है उनके सहारे पे। कम वक्त मारा ये जमाना कहीं जीने देता है किसी को। पुराने वक्त तो थे, अपने वक्त थे। क्या वक्त था कि अब तो औरत फिर भी थोड़ी सी आज़ाद है। एक ज़माने में तो खिड़की में नहीं खड़े होने देते थे ये मर्द। चलो अंदर, चलो अंदर। हाय हाय, क्या आग लगी हुई थी इन कम वक्त मारों को, है। अब मैंने अपना घर बनवाया, मैंने अपने घर के अंदर 100 खिड़कियां बनवाई हैं, 100 विंडोज। हर खिड़की में 1 मिनट खड़ी होती हूँ बस। 100 मिनट गुजरने का एहसास नहीं होता मुझे भी और मोहल्ले वालों को भी, पता ही नहीं चलते 100 मिनट कहाँ। बसंत हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा त्यौहार बनता जा रहा है। क्या आप बसंत मनाती हैं? मुझे देख के तो लोग कहते हैं तुम पहले ही बसंत के लिए हुई हो बसंती। इस कदर बसंत मनाती हूँ, बसंतु हूँ मैं बहुत बड़ी। इतनी बसंत, इतनी पतंगे लूटती हूँ, गुटियाँ बनाती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो सारा मोहल्ला छिपकली कहता है। दीवारों पे यूं 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 फिर करके चढ़ जाती हूँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। बड़ी तेज हूँ मैं। आपको अपनी बहू से कोई शिकायत है? बहू से क्या शिकायत होगी मुझे?
भाई एक शिकायत हो तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बहू तो बिल्कुल वापटा की तरह है। अगर बहुत ज्यादा शिकायतें करो तो रिसीवर उठा के रख देती, सुनती नहीं। मैं तो फिर तेज तर्रार किस्म की हूँ। मैं तो जाकर खड़ी हो जाती हूँ सर पे, मैं कहती हूँ चल दे जवाब, चल दे जवाब, दे दे खोल जबान। फिर वो जो जवाब देती है ना भाई, तौबा इस्तगफार, मैं तो तौबा तौबा करके भागती हूँ। कल भागी, साबुन पे पैर पड़ा, फड़क करके फिसली हूँ, तौबा इस्तगफार, मेरे मोच आ गई। भाई ऐसी बहू के तो मुंह ही नहीं लगती। आपके बेटे ने लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है, या किसी के उकसाने पे शादी की है? मैंने तो अरेंज मैरिज की थी, उस कमबख्त ने एन टाइम पे लव मैरिज कर ली। बहू आपके लिए खुशकिस्मत साबित हुई है? क्या खा खुश नसीब साबित हुई है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, पागल तो नहीं होगा कहीं? हैं, घर में आई है तो बस इस्तगफार, वो मनुसत लाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस कदर मनूस लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अभी घर में दाखिल हुई है बारात, पीछे से डाकू आ गए। हाँ हाय, दिल मेरा उछल के मुंह में आ गया, मैं थूक दिया बाहर, दिल बाहर थूक दिया, दिमाग खराब हो गया मेरा। बगैर दिल के फिरती रही आधा घंटा, फिर कहीं जाकर किसी ने दिल पकड़ा, बाजी आपका दिल गिरा पड़ा है। हाँ हाय, ग्लूकोज पिया, कहीं जाकर के दिल काबू में आया। डाकू घुस गए, लूट के ले गए सारा सामान। आधे घंटे में कंगाल कर दिया डाकुओं ने, कमबख्त मारों ने। मैके की चीज़ों का दुल्हन ने नाम नहीं लिया उस वक्त कि मुंह से फूट दे कि सुने मेरे मैके का सामान ये। चुप चुप घुन्नी, चुप, बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं दे रही, वहां पे बैठी हुई कोई बात नहीं कर रही। और मैं आगे कर करके बता रही ये मैके का, ये मैके का, वो बता नहीं रही। हमारा सामान यूं यूं करके डाकुओं को पकड़ाया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप लोग शुरू से ही जमींदारी करते हैं? नहीं, हम शुरू में ज़मींदार नहीं थे। उसकी वजह यह है कि एक भूल चूक की वजह से मेरे वालिद साहब क्योंकि जहनी मरीज थे, इसलिए वो अपनी ज़मीन कहीं रख के भूल गए थे। ज़मीन कहाँ रखी थी उन्होंने? फर्श पे रखी थी, पता नहीं फिर कहाँ गई वो। बाय दी वे, आपकी ज़मीन पे क्या तैयार होता है? हाँ जी, कब्रें। कब्रें? मगर क्यों? पता नहीं कौन है, हमारी ज़मीनें अच्छी भली थी, उनमें कोई कब्रिस्तान बना के चला गया, कमबख्त मारे। फिर अब्बा जी ने सोचा दफ़ा करो, जब कब्रिस्तान बनी गया तो फिर बिस्मिल्लाह करें। बेगम साहिबा, बड़ा ज़ाती सा बचकाना सवाल है, आपके बच्चे कितने हुए? अपने बच्चे बताऊं? देखो ईमानदारी की बात है, जो जान देनी है उसकी वजह मुझे बताओ, अपने बताऊं या अपने शौहर के बच्चे बताऊं? क्या आप दोनों के अलग अलग हैं? नहीं, देखो ना, उनकी बीवी और भी है ना, उनकी 2 बीवियां और हैं, उनके बच्चे और हमारे सारे बच्चे मिला करके, तो ये तो बहुत हद से बाहर बात हो जाती है। बेगम साहिबा, मैंने सुना है कि आप गरीबों की बहुत मदद करती हैं, बल्कि मदद करने उनके घर में पहुंच जाती हैं, और जब तक उनको मदद के लिए किसी और को ना पुकारें आप घर से ही नहीं निकलती हैं। देखिए, मुझे शर्मिंदा ना करें और लोगों को ये बातों की तशरीह ना करें, क्योंकि मैं मदद करती हूँ, मैं एक हाथ से दूसरे हाथ को ख़बर नहीं होने देती हूँ। मैं दूसरे हाथ के ऊपर दस्ताना पहन के तो पहले हाथ से दे देती हूँ, ताकि दूसरे हाथ को पता ना चले कि मैंने क्या दिया है। इसलिए मैं मदद भी करती हूँ और गरीब लोगों का घर में इलाज भी करती हूँ। मैं गुर्दे में से पत्थरी निकाल लेती हूँ, जहाँ पत्थरी होती है वहाँ मुँह रख के सांस से खींच लेती हूँ पत्थरी, यूँ करके। आप देखेंगे कभी, आपके सामने इलाज करूँगी। बेगम साहिबा, आपकी गरीबों से मोहब्बत देखते हुए मेरे कानों से आंसू बह निकले हैं। आखिरकार आपने एक गुर्दे के मरीज़ का इलाज, जिसके गुर्दे में बहुत बड़ी फतरी थी, आपने किस तरह उसके एक्सरे में से कैंची से काट के पथरी निकाल के बाहर रख दी। इस तरह के इलाज करके आपने इंसानियत को और साइंस को हैरान कर दिया है। बेगम साहिबा, आपके घर में पुरानी चीज़ों के लिए कोई ख़ास मुकाम है? मुझे बड़ा शौक था पुरानी चीज़ें एक जगह पे रखूं। मैंने अपनी सास, ससुर, अब्बा जी, फूफी जान और उन चीज़ों के लिए मैंने पुराना सा मुकाम बनाया था, वहाँ पे वो लोग रहते थे। उसके बाद अब वो जगह पर हमारा जहेज़ का पुराना सामान, फर्नीचर वहाँ पे पड़ा हुआ है। लीडू के दाने के साथ मेरे शतरंज खेलती हो। अब जितने नंबर का दाना पड़ेगा उतनी चाल आपको चलनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अभी देखेंगे, ये नंबर मैंने फेंका है, नंबर आया है 5, तो आपको 5 घर चलने पड़ेंगे। फिर मैंने और बेगम साहिबा ने मिलकर शतरंज खेली। बेगम साहिबा दरअसल लीडो के दाने से शतरंज खेलती हैं और कहती हैं दाने दाने पे लिखा है पीने वाले का नाम। जब छक्का आता है तो शतरंज खेलने वालों को 6 चैलेंज खेलनी पड़ती है, और अगर कहीं 1 आता है तो 1 घर वो चाल चल सकता है।
इस तरह मैं तकरीबन 1500 बाजियां हार कर और शर्मिंदा होकर सोफे से उठ गया। बेगम साहिबा, बहुरानी जाग गई हैं। हाय मैं मर गई। ओए तौबा अस्तगफुरुल्लाह, हेल्प हेल्प। आहिस्ता बोलो, बढ़ाई मैं बदनाम हो जाऊंगी, और अगर मैं बदनाम हो गई मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक काम करो बढ़ाई, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। देखो तुम इस तरफ से निकलोगे ना, उल्टे हाथ के ऊपर छोटा सा ऊपर से नीचे की तरफ एक गंदा पानी का पाइप जा रहा है, तुम उसके ऊपर सिर्फ हाथ रखोगे, ये भी करोगे तो तुम नीचे चले जाओगे। नीचे मेन होल है, घबराना मत, बस अपने दिल के अंदर रखना। उसके नीचे चलते 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 तुम जेरे गटर तुम आखिरकार एक ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे जहां से तुम रिक्शा पकड़ोगे। तुम्हें वहां जाना है ना, सफाले चौक। तुम यकीन करो तुम 3 मिनट में पहुंच जाओगे और सिर्फ तुम्हारे 35 रुपए लगेंगे। मैं चलती हूँ, अब मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मेरी बहू जाग गई है। मुझे जाकर जेवरात भी उतारने हैं, फिर मुझे नौकरानी वाले कपड़े भी पहनने हैं। खुदा हाफिज, बाय।